इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में आएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में आएगा। क्या आप देखते हैं क्या सिस्टम जो है सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है। थाने के अंदर एक थिएटर के अंदर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जब तफ्तीश होती है तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और चारों गिरफ्तार होते हैं। उसमें 2 लोग छूट जाते हैं शक के आधार पे और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा होती है। अच्छा, आप जानते हो 2 लोग कौन थे? एक थे रमेश गडकरी, अच्छा, और दूसरा जो नाम था वो विकास भावेद। अच्छा, उनको 10-10 साल की सजा हो गई। हालात जो है आज से नहीं, सिस्टम आज से हमारे साथ नहीं खेल रहा है, ये सालों से खेल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, इनको जो अरेस्ट किया गया है और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और आपने उन्हें बेकसूर कह दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरीके से मैं आपसे पहले बात बोलता था कि मुंबई ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए वो बेकसूर है, तो आप हंसते थे जी, मगर आज दूध के दूध और पानी के पानी के आरोपी उनके पकड़ में नहीं। तो अब आरोप तो सिद्ध करना है, कानूनी कार्रवाई तो पूरी करना है। तो ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जिनका बम ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मतलब ये तो सीधा सीधा सिस्टम के ऊपर एक आरोप। आदमी को आज दिल्ली के अंदर एक मिनिस्ट्री मिल गई, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है सही और गलत की। अगर इस देश के अंदर इंसाफ और सच्चाई कायम रहेगी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। किस्मती के वहाँ पे जिस डॉक्टर ने बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए और जो जख्मी थे, उन जख्मियों की दिन रात खिदमत कर रहा था, उसी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर फरूक मामलों को लेकर अरेस्ट किए जा रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? और कई नौजवान जो है आज भी जेलों के अंदर बंद। बम फट गया। अच्छा, तो जब बम फटा आधी रात में, तो 2 लोग मारे गए। एक जिसका वो घर था, जिसका घर था वो आरएसएस का प्रचारक था, लक्ष्मण राज कोंडीवार। अच्छा, और जो उनका बेटा जिस ब्लास्ट से मारा गया उसका नाम है नारायण राज कोंडीवार। और दूसरा जो आदमी मारा गया उसका नाम था हिमांशु पानसे। बगैर हकीकत को जाने, बगैर पूरे मामले की तहकीक करे, ईमानदारी के साथ अगर जांच की जाए तो कभी भी 80 से 90% जो हादसा है वो गलत तरीके से फंसाए हुए लोगों के लिए। वो जो 2006 में जिन्हें अरेस्ट किया गया था बॉम्बे ब्लास्ट में, अरेस्ट किया गया 12 लोगों को, उन्हें परसों के दिन रिलीज किया गया। किस तरह से देखते हैं आप? इसमें सबसे पहली बात तो ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि जहाँ भी कहीं ब्लास्ट होता है, जहाँ इस तरीके का कोई हादसा पेश आता है, तो पुलिस से पहले, जुडिशियरी से पहले हमारा जो मीडिया है वो मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है और ब्लास्ट होने के फौरन बाद हमारा मीडिया लश्कर-ए-तैयबा, सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मीडिया जिधर पड़ता है उधर हमारी एजेंसी चले जाती है। बहुत सारे नौजवान, हज़ारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की जेलों में जो आज बंद है, उनमें से 90% से ज़्यादा बेकसूर है जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। एनजीपी न्यूज़ में लगातार आपने देखा होगा कि हम परवेज सिद्दीकी साहब जो समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, उनसे चर्चा करते हैं, खासकर उन विषयों पर जो आम पॉलिटिशियन देखने में आया है कि नहीं उठाते। जैसे कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की अगर बात हो तो उसी तरह का एक मामला मैं अगर आपको बता दूं कि सन 2006 में मुंबई में एक ट्रेन ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर काफ़ी लोगों को जो है अंदर किया गया था। कुछ लोगों को जो है 2015 में, अगर मैं सही हूं तो 2015 में कुछ लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जिनमें से 12 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है। वो अक्यूज्ड, वो आरोपी जो 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिन्हें अंदर किया गया था, एक लंबी मेहनत के बाद जो है उन्हें, एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें परसों के दिन बाइज्जत बरी किया गया। कल जो है उन्हें जेल से भी रिहा किया गया। इसके ऊपर चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी से एक बार फिर परवेज सिद्दीकी साहब। परवेज सिद्दीकी साहब, आप और आपके नेता अबू आसिम आजमी साहब, देखने में यह आया है कि इन विषयों को लेकर जो है बॉम्बे बम ब्लास्ट की बात हो, मालेगांव बम ब्लास्ट की बात हो, इन विषयों को लेकर काफ़ी कानूनी लड़ाई भी आप लोग लड़ते आ रहे हैं, काफ़ी इन विषयों को छेड़ते रहते हैं, मीडिया में लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ऐसी बातें जो आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक तो छोड़िए, आम नेता भी जो है इसको नहीं उठाते हैं।
20 तारीख को, जिस तरह से आप जानते हैं, 20 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 लोगों को, जो 2006 में जिन्हें अरेस्ट किया गया था बॉम्बे ब्लास्ट में अरेस्ट किया गया, 12 लोगों को उन्हें परसों के दिन रिलीज किया गया। किस तरह से देखते हैं आप इसे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर आपसे भी कई बार जिक्र कर चुका बिल्कुल। हूँ, और महाराष्ट्र में हम अक्सर व बेशतर जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई हमारी जारी है, जी। तो अक्सर हम लोग कहते थे कि हमारे बहुत सारे नौजवान हज़ारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की जेलों में जो आज बंद है, उनमें से 90% से ज़्यादा बेकसूर है, जो जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अच्छा। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने अबू आसिम आदमी साहब को भी मुबारकबाद दिया इसकी, अच्छा। क्योंकि वो अक्सर व बेशतर ये बात बोलते थे कि ये जो जितने भी नौजवान गिरफ्तार हुए वो बेकसूर, बिल्कुल। और इन्हें कानूनी तौर पर उनको पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल ये साबित भी होगा कि वो लोग बेकसूर। अच्छा। तो बहरहाल जिस तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि 2006 में जो ये ट्रेन में सिलसिलेवार जो ब्लास्ट हुआ जी। था, और जिसमें लगभग 189 लोगों की जानें गई थी, हाँ। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर जी। कि जहाँ भी कहीं ब्लास्ट होता है, जहाँ इस तरीके का कोई हादसा पेश आता है, तो पुलिस से पहले, जुडिशियरी से पहले हमारा जो मीडिया है वो मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है, और ब्लास्ट होने के फौरन बाद हमारा मीडिया लश्कर तैयबा, सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मीडिया जिधर पड़ता है उधर हमारी एजेंसी चले जाती है, बगैर सच्चाई की जांच किए, बगैर हकीकत को जाने, बगैर पूरे मामले की तहकीक करे, ईमानदारी के साथ अगर जांच की जाए तो कभी भी 80 से 90% जो हादसात है वो गलत तरीके से फंसाए हुए लोगों की मिलेंगे। तो बहरहाल 2006 में जब ब्लास्ट हुआ तो उसी पीरियड के अंदर हमारी तमाम मीडिया ने ट्रायल चालू कर दिया, मीडिया ट्रायल चालू हो गया। अच्छा। कि भाई ये इसमें सिमी का, लश्कर तैयबा का और न जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका नाम लेते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि अब चूंकि पुलिस को कार्रवाई करनी थी और बम ब्लास्ट के आरोपी उनके पकड़ में नहीं थे, तो अब आरोप तो सिद्ध करना है, कानूनी कार्रवाई तो पूरी करना है। तो ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जिनका बम ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मतलब ये तो सीधा सीधा सिस्टम के ऊपर एक आरोप। अरे भाई, मैं जो बात बोल रहा हूँ अदालत ने वही तो फैसला दिया है, मैं अदालत के फैसले को दोहरा रहा हूँ। अदालत ने यह कहा कि पुलिस के पास जो एविडेंस पुलिस ने दी, जो गवाह पेश किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 44,500 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया था। अच्छा। इस पूरे केस का ट्रायल चला तब से लेकर 44,500 एक जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ पेजेस का। अब 44,500 पेजेस का डॉक्यूमेंट अगर तैयार होता है तो हमको भी लगा कि हमारी पुलिस ने बहुत मेहनत की होगी, बहुत जद्दोजहद की होगी, जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, बहुत ऑथेंटिक और सही पेश की होगी। मगर कोर्ट ने उसको एक तरफ कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस के ने जितने भी एविडेंस, जितने भी गवाह, जितने भी सबूत पेश किए वो कहीं पर भी मेल नहीं खाते। हजारों पेजेस की इन्वेस्टिगेशन, जी, हजारों पेजेस की इन्वेस्टिगेशन, और ने अपने दलील में ये माना कि उसमें कहीं पर भी ये साबित नहीं हो सका कि ये लोग आरोपी हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात समझने की है कि जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब लगे, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जो लोग पकड़े गए थे तो उस वक्त भी अबू आसिम आदमी साहब ने कई जगह ये बोला कि भाई उनका मोबाइल का रिकॉर्ड चेक करो, वो लोग कहाँ थे। तो शुरू में तो ये कहा गया एजेंसियों की तरफ से कि ये बहुत खर्चीला काम है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब वो एजेंसियों ने जब ये इसका उनका सीडीआर चेक किया तो कोई भी 12 में से कोई भी आरोपी, 12-15 लोग जो उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, किसी का भी सीडीआर वहां पर मैच नहीं खाया, कोई भी स्टेशन के पास तक नहीं था। अच्छा। और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती लेकिन थी। 2015 की अगर बात करें, 2006 में ये केस हुआ, कुछ दिनों में गिरफ्तारियां हुई। 2015 में 5 लोगों को सजाए मौत, फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। उसके बाद ये चीजें निकल कर आ रही हैं। सच बात तो ये है कि मैं जैसे आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ कानून हमारे मुल्क में ऐसा है, मकोका कानून है, उसमें जो पुलिस की गवाही और पुलिस का एविडेंस जो है, उसी को वो
उसी के आधार पर उसी के फैसला आधार होता है, पर बिल्कुल। सजा हो जाती है। हम्म, और जब मामला ऊपर की अदालत में जाता है तो बहुत सारी चीजें छन कर आती हैं। ओके। आप समझ गए, बहुत सारी चीजें छन कर आती है, और जो बहुत सारी बातों में ऐसा होता है कि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाता है। बिल्कुल। तो जब 2015 में फांसी हुई, सजा हो गई 5 लोगों को, इनमें से 12 में से 5 लोगों को जिस तरीके से सजा हो गई थी, लॉयर्स ने इस केस को ईमानदारी के साथ लड़ा, तो उससे दूध के दूध और पानी के पानी हो गया, और ये साबित हो गया कि बेकसूर है। और ये लड़ाई आज की नहीं है। अच्छा। मैं आपके जरिए मैं अपने अवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि बात मुल्क के अंदर एक सिस्टम की है। अगर इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा और किसी के साथ ज्यादती होंगी, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई मुजरिम है, तो उसको चौराहे पर सजा देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेकसूर है और उसको जबरदस्ती कसूरवार अगर ठहरा दिया जाए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं होगी। ये जुल्म नाइंसाफी बंद होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और रहा सवाल है कि ये मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट कोई आज से नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की या इसकी सरकार है तो जब से 2014 से मामला मुसलमानों का है। ये तो मामला बहुत पहले का है, जब सरकारें सेक्युलर हुआ करती थी, जब भी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। आज सरकारें कम्युनल हो गई है, जब भी ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आज से नहीं, सिस्टम आज से हमारे साथ नहीं खेल रहा है, ये सालों से खेल रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 4 से 5 अप्रैल 2006 के अंदर, आज यहाँ से महाराष्ट्र में नांदेड़ जो जिला है, नांदेड़ शहर के अंदर एक एरिया है पाटबंधारे नगर। उस पाटबंधारे नगर में एक आदमी के घर बम बनाया जा रहा था, और इत्तेफाक से बम बनाते वक्त वो बम फट गया। अच्छा। तो जब बम फटा आधी रात में, तो 2 लोग मारे गए। एक जिसका वो घर था, जिसका घर था वो आरएसएस का प्रचारक था, लक्ष्मण राज कोंडीवार। अच्छा। और जो उनका बेटा जिस ब्लास्ट से मारा गया, उसका नाम है नारायण राजकोंडीवार। और दूसरा जो आदमी मारा गया उसका नाम था हिमांशु पानसे। अच्छा। ये बम बनाते मारे गए। ये तो एक सबूत है, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऐसा सबूत है। उसी तरीके से 2008 के अंदर इसी महाराष्ट्र के अंदर आप थाने के अंदर एक थिएटर के अंदर ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में जब तफ्तीश होती है तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और चारों गिरफ्तार होते हैं, उसमें 2 लोग छूट जाते हैं शक के आधार पे, और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा होती है। अच्छा। आप जानते हो 2 लोग कौन थे? एक थे रमेश गडकरी। अच्छा। और दूसरा जो नाम था वो विकास भावे था। अच्छा। उनको 10-10 साल की सजा हो गई। वो थिएटर के अंदर ब्लास्ट के आरोपी पाए गए, अभिनव भारत और सनातन संस्था जैसी तंजीमों की। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अगर नाम लूंगा तो अब बहुत सारे लोगों को इस पर भी एतराज होगा। बहुत सारे लोग मेरी बेबाक और मेरी बोल्डनेस पर भी जो है सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हकीकत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सच है उसको सामने आना चाहिए। आप जैसा देखते हैं कि मालेगांव में 2006 में बम ब्लास्ट हुआ। मालेगांव के बम ब्लास्ट के अंदर हैरत की बात हमको ये थी, मैं बम ब्लास्ट के बाद मालेगांव में काफी रोज रहा जी, और हकीकत से बहुत ज्यादा वाकिफ हूं मैं। बदकिस्मती के वहां पे जिस डॉक्टर ने बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए और जो जख्मी थे, उन जख्मियों की दिन रात खिदमत कर रहा था, उसी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर फरूक। इन जब हेमंत करकरे जैसे अच्छे ऑफिसर जब हमारे आते हैं और हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस देश के अंदर आज जहां पर सच्चे और ईमानदार ऑफिसर काम करते हैं, तो हमने देखा कि दूध के दूध और पानी का पानी हुआ। जिस बम ब्लास्ट के इल्जाम में न जाने कितने मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उसी इल्जाम में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित और न जाने कैसे लोग, कितने सारे लोग गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी उनकी हमने आंखों के सामने देखा है, जो आज भी मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बेकसूर लोगों को गिरफ्तारी जो हुई, या बेकसूर लोगों को गिरफ्तार जो सिस्टम के अंदर जो काम चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो परत भाई, आपको रोकना चाहूंगा, काफी चीजें जो है आपने गिनाई, मालेगांव में आपने काफी समय बिताया, अभी जो बॉम्बे बम ब्लास्ट के जो आरोपी जिन्हें बनाया गया था, उनमें से 12 लोगों को जिस तरह से बाइज्जत बरी किया गया है, क्या आप देखते हैं क्या सिस्टम जो है सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है? आपने सरकारों की बात की कि भाई पहले कम्युनल सरकारें थी। देखिए, सबसे पहली बात ये, मैं
ये बात कह रहा हूँ कि ये पिछले 10 साल से नहीं हो रहा है, हाँ ये तो सालों से हो रहा है। हाँ हमारा यूथ आज गिरफ्तार नहीं हो रहा है, हाँ ये सालों से चल रहा है सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये ट्रेन का बम ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त हमारे कमिश्नर थे मुंबई के एन रॉय। ओके मैंने उनका बयान भी पढ़ा था और बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे कि पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर हाँ ली। तो हाँ हमको लगा कि ऐसी कौन सी कामयाबी है जो पुलिस ने हासिल की। जी तो वो पुलिस के सर पे एक बहुत बड़ा सेहरा उन्होंने उस वक्त मढ़े कि हमने इस बम ब्लास्ट से जुड़े हुए जिन 3 मेन लोग हैं, हाँ जिसमें एक एहतिशाम सिद्दीकी है, हाँ एक कमाल अंसारी है हाँ और एक फैसल शेख है। हाँ तो हम इन तीनों को गिरफ्तार जो किए, तीनों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। अच्छा तो हमको लगा कि साले बहुत गलत लोग हैं, इन्होंने हाँ पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की हाँ हाँ और आप हमारे भारत के अंदर ये ऐसा काम करते हैं। जी लेकिन आज जब एविडेंस चेक करते हैं कि पाकिस्तान में उनके जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। मगर ओके हमारे पुलिस कमिश्नर एक कितना बड़ा ओहदा होता है और उस पर अवाम को भरोसा होता है, जनता को बिल्कुल भरोसा होता है। बिल्कुल उन्होंने जनता को भी गुमराह किया। ये कहा कि अच्छा भाई हमने ये 3 मेन अक्यूज को गिरफ्तार करके हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो हमको खुशी हुई थी कि चलो हम अपने देश के भारतीयों को 189 लोगों की जो जाने गई, उसके मुल्जिम को और उसके मुजरिम को इन्होंने इस बिल्कुल तरीके से गिरफ्तार किए। लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई तो हम्म बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि किस तरीके से इतनी मेहनत और जद्दोजहद सिर्फ बेकसूरों को कसूरवार ठहराने के लिए जो कहानी बनाई जाती है गलत हो। तो ये तो किस नहीं तरह से देखते हैं आप सिस्टम को कि बस सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? अब जिस तरह से आपने जो है कई लोगों के नाम गिनाए जो बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें घर में बम बना रहे थे, उसमें नॉन मुस्लिम्स थे। देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये बात बोला, आज भी इस मुल्क के अंदर सच्चाई जिंदा है। बिल्कुल अच्छे लोग हमारे देश में हैं बिल्कुल जो आज सच्चाई का साथ देते हैं। हम्म। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जिस तरीके से बेकसूर लोगों को टारगेट करके फंसा कर जो काम करते हैं, आज 19 साल जेल में रहने के बाद ये नौजवान, ये बताइए इनका मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल हम तो ये मांग करेंगे सरकार से कि इनको सबको, इनके घर के लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, इनको घर देना चाहिए। अच्छा ताकि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत इनके लिए जो कर सकते, सरकार ने ये काम करना चाहिए। परस भाई, ये सब बातें तो ठीक है। भाई एक लंबा समय जवानी जो है पूरी आरोपियों की जेल के अंदर चले जाती है भाई। 2006 और आज मैं समझता हूँ 2020 साल लगभग हो गए। तो उनकी जवानी में उन्हें अरेस्ट किया गया, बुढ़ापे में जो है उन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है। एक लंबा समय किस तरह से परिवार उनका जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उसी को देखा जाए तो आज की डेट में भी हर जेलों में कहीं ना कहीं नौजवान इसी मामलों को लेकर, इसी तरह के मामलों को लेकर अरेस्ट किए जा रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? और कई नए नौजवान जो है आज भी जेलों के अंदर बंद है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम यह चाहते कि देश में 2 अलग अलग कानून नहीं बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो पिछली बार जिस तरीके से उमर खालिद आज जेल की सलाखों के पीछे है, शर्जील इमाम जेल की सलाखों के पीछे है, गुलफशा बानो जो है वो आज जेल के सलाखों के पीछे है, न जाने कितने लोग जो आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। इनका कसूर क्या है? दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हमारे उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया, शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया, जिस दिन ये केस बोर्ड पे आएगा उस दिन हमको मालूम है कि कोर्ट के पास में, पुलिस के पास में कोई दलील नहीं है उनके लिए। अच्छा। लेकिन एक कानून होता है UAPA, जिसके तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और UAPA बोले तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बिल्कुल। इसमें यह होता है कि UAPA के अंदर जो अदालत होती है, UAPA के अंदर जो फैसले होते हैं, वो पुलिस जो है, जो सबूत पुलिस देगी उसी को मान लिया जाता है। इसी वजह से आज तक बदकिस्मती इन लोगों की यह है कि आज तक इन लोगों का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। 5-5 साल हो गए जेल की सलाखों के पीछे। ये बेकसूर लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। और हैरत की बात है कि उसी दिल्ली के अंदर, मैं आपको रोक रहा हूँ, उसी दिल्ली के अंदर एक आदमी भड़काऊ भाषण देता है, भड़कीली बात बोल रहा है, कपिल मिश्रा, वो आज दिल्ली में मिनिस्टर बना बैठा। तो हमारे देश के अंदर ये 2 तरीके का सिस्टम है। उसी राइट्स के अंदर जो वहां पर
उस फसाद में नहीं था उसको यूएपीए के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जो आदमी खुलेआम वहां पर धमकी दे रहा है, जो आदमी भीड़ के साथ दिख रहा है, उस आदमी को आज दिल्ली के अंदर एक मिनिस्ट्री मिल गई। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है? बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है सही और गलत की। अगर इस देश के अंदर इंसाफ और सच्चाई कायम रहेगी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अगर आप कह रहे हैं कि शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, इनको जो अरेस्ट किया गया है और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और आपने उन्हें बेकसूर कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरीके से मैं आपसे पहले बात बोलता था कि मुंबई ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए वो बेकसूर है, तो आप हंसते थे जी, मगर आज दूध के दूध और पानी के पानी हो गया। उसी तरीके से मेरा ये कहना है कि बगैर ट्रायल के 5-5 साल तक आप जेल की सलाखों के पीछे रखोगे और 5-10 साल के बाद फिर ये बेकसूर छूटेंगे तो इनकी तो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं आप। तो आप ट्रायल तो शुरू करिए। अच्छा। कोर्ट के अंदर सच और झूठ का फैसला तो होने दीजिए। आपकी कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं होगी और सालों तक जेल में आप सड़ा दोगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाया। उन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की बात उन्होंने शुरू की। अच्छा। सिर्फ इस वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर जिस तरीके से बहुत सारे जगह जो इंसाफ हो रहा है इससे दिल को बहुत खुशी होती है कि मेरे देश के कानून को पूरी दुनिया में इसीलिए इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वरना अक्सर लोग कहते हैं कि इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में आएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में आएगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी से परवेज सिद्दीकी साहब। हमने इनसे चर्चा की। इसके पहले भी इस तरह के विषयों के ऊपर, इस तरह के चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी इंटरव्यूज परवेज सिद्दीकी साहब के डाले। हमने सोचा कि भाई एक 2006 19-20 साल अभी जो है परसों के दिन उन्हें 12 लोगों को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया गया। क्यों ना इसके ऊपर भी, इसके साथ इस विषय पर भी परवेज सिद्दीकी साहब जो बेबाक तरीके से ऐसे विषयों पर, इनके जो नेता है अबू आसिम आजमी साहब जो इस तरह के विषयों को बेबाक तरीके से रखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे इस बात पर चर्चा की जाए। तो आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से बरसों जवानी जो है एक नौजवान जेलों में जो बेकसूर 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद जिसे अदालत बाइज्जत बरी करती है, अब सवाल ये है कि जो 15-20 साल उन्होंने अपनी जवानी के, अपने परिवार के बगैर, अपने ख़ानदान के बगैर जेलों में गुजारे हैं, वो 15-20 साल जो है सिस्टम उन लोगों को किस तरह से वापस करेगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।